हम पढ़े हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक। एक्टिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट को कोई अमल करते हुए बताया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट पर अमल करते हुए दिखाया जाता है। यानी पैसिव जुमले के अंदर सब्जेक्ट पर अमल किया जा रहा होता है और अमल करने वाले का जिक्र जो है वो जुमले में बहुत बाद में आता है, लिहाजा इसे एक पैसिव वॉइस तर्ज का जुमला कहा जाता है, क्योंकि पैसिव से मुराद है कोई छुपी हुई चीज़ या फिर बाद में आने वाली चीज़। इससे पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ किस्म के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका सीखा था। अब हम इसी टेबल को मुकम्मल करेंगे। अब बारी है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड को सीखने की। यानी हम ये सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड वाले जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव में तब्दील किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुराद है वर्ब की वो फॉर्म जिसके आखिर में लेटर्स आईएनजी आते हैं, यानी बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे कीप से बनता है कीपिंग, इसी तरह से क्लीन से क्लीनिंग, ईट से ईटिंग। और जेरेंड क्या होता है? जेरेंड एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि बज़ाहिर तो एक वर्ब होता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, जैसे कि लफ्ज़ कीपिंग या फिर लफ्ज़ फीलिंग, लेकिन उसे जुमले के अंदर एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, आई हैव अ फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू विन, यानी मुझे ये एहसास है कि मैं जीत जाऊंगा। या फिर इस जुमले को यूं भी कहा जा सकता है, आई हैव अ फीलिंग दैट आई विल विन। तो इस जुमले में विल विन के अल्फाज जो हैं ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और ये फ्यूचर टेंस फॉर्म है, जबकि इस जुमले के अंदर लफ्ज़ फीलिंग जो है ये एक बज़ाहिर तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि इसके आखिर में लेटर्स आईएनजी आते हैं, लेकिन इसे इस जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बात को समझने के लिए अगर जुमले के सिर्फ इस हिस्से को देखा जाए, आई हैव अ फीलिंग, तो यहाँ आप देख सकते हैं आई है सब्जेक्ट, हैव वर्ब है, जबकि फीलिंग जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो जब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहलाया जाता है जेरेंड। तो अब यहाँ एक अहम बात जो समझने की है एक्टिव और पैसिव के लिहाज से, वो ये है कि जब किसी जुमले के अंदर एक जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुमले के उस हिस्से को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तब्दील नहीं किया जाता। जैसे कि इस जुमले में आप देख सकते हैं आई हैव अ फीलिंग, और फिर इसके पैसिव सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं आई हैव अ फीलिंग को इसी तरह से दोहराया गया है। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर देखा था कि इफ़ क्लॉज को तब्दील नहीं किया जाता और पैसिव सेंटेंस में भी उसे उसी तरह से उसी जगह पर लिख दिया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी किया जाता है। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर एक्टिव सेंटेंस में जो हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कीपिंग, यानी ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और पैसिव वॉइस के अंदर इसे तब्दील कर दिया जाएगा बीइंग केप्ट में, यानी इससे पहले लफ्ज़ बीइंग लगा दिया जाएगा, और लफ्ज़ बीइंग जो है ये भी वर्ब टू बी की का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और इसके बाद लफ्ज़ कीपिंग को जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में था अब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील कर दिया गया है, यानी कीपिंग से हो गया है केप्ट। तो इसी तरह से अगर यहाँ लफ्ज़ कीपिंग की जगह लफ्ज़ क्लीन्ड होता, माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ क्लीनिंग होता, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होता? बीइंग क्लीन्ड, क्योंकि अब हमने बीइंग के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। तो क्लीन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है क्लीन्ड, लिहाजा क्लीनिंग से हो गया बीइंग क्लीन्ड। चलिए अब इस एग्जाम्पल को मिलकर पढ़ते हैं जो कि एक एक्टिव सेंटेंस फॉर्म में है। आई हैव अ फीलिंग दैट यू मे बी कीपिंग अ सीक्रेट, यानी मुझे ये एहसास है कि तुम कोई राज छुपा रहे हो, या फिर इसका बेहतर तर्जुमा होगा कि मुझे ये एहसास है कि तुम कोई राज छुपा रहे होगे। तो जैसे कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ एक जेरेंड का इस्तेमाल किया गया है, यानी लफ्ज़ फीलिंग को एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और दरअसल ये थी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म,
تو جب اسے ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جیرنڈ کہلایا جاتا ہے، لہٰذا جملے کے اس حصے کو جس میں جیرنڈ کا استعمال کیا گیا ہے تبدیل نہیں کیا جائے گا. I have a feeling. اب اسے پیسو سینٹینس میں دیکھتے ہیں. I have a feeling that a secret may be being kept with you. تو جس حصے کو تبدیل کیا گیا ہے اب اسے دیکھتے ہیں. You may be keeping a secret، یہ تبدیل ہو گیا A secret may be being kept with you. تو جس حصے کو تبدیل کیا گیا اس میں لفظ یو جو ہے اسے ایکٹیو سینٹینس کے اندر سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ لفظ سیکرٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. تو اب اگر ان کی جگہوں کو پیسو سینٹینس کے اندر تبدیل کیا جائے تو سیکرٹ کو شروع میں استعمال کیا گیا ہے اور لفظ یو جو کہ ایکٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اسے یہاں اب آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بائی یا ود کا اضافہ کیا گیا ہے. تو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کسی نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے لفظ ود اور اکثر لفظ بائی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ورب فارمز کی تبدیلی بھی کی گئی ہے، جیسے کہ ایکٹیو سینٹینس کے اندر تھا کیپنگ، جبکہ پیسو سینٹینس میں یہ ہو گیا بینگ کیپٹ. تو اس سے پچھلے جملے کا یعنی ایکٹیو سینٹینس کا ترجمہ تھا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ تم کوئی راز چھپا رہے ہوگے، جبکہ یہاں پیسو سینٹینس کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ کوئی راز چھپایا گیا ہے یا چھپایا جا رہا ہے تمہاری طرف سے. تو لہٰذا ایکٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ یعنی یو کو عمل کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ کوئی راز چھپا رہا ہوگا، جبکہ پیسو سینٹینس میں لفظ سیکرٹ جو ہے جسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اب اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل کیا گیا، اسے شاید چھپایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک ایسا جملہ جس میں پرفیکٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی لفظ ہیو کی فارم استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہے. لفظ ہیو جو ہے یہ آگزیلری ہیو کہلایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم ٹینسز والی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، یعنی یہ مین ورب کے مطلب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. تو پرفیکٹ پارٹیسپل سے مراد ہے کہ اس جملے میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے گی جو کہ ایک عرصے تک جاری رہا ہو اور پھر اسے مکمل کر لیا گیا ہو. تو اب ہم اپنی اگزامپل میں ایکٹیو وائس میں جو وربز استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں ہیونگ کیپٹ، اور اس کا پیسو وائس ہوگا ہیونگ بین کیپٹ، یعنی لفظ ہیونگ کے بعد لفظ بین کا اضافہ کیا جائے گا. تو اب مل کر ایگزامپل کو پڑھتے ہیں. Having kept the bird in a cage for so long, Ali wasn't sure it could survive in the wild. یعنی بہت عرصے تک پرندے کو پنجرے میں رکھنے کے بعد علی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کھلی فضا میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا یا پھر وہ جنگل میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا. یہ خاصا لمبا اور پیچیدہ جملہ ہے، لیکن اب اسے بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے having kept the bird in a cage for so long، اور اس کا دوسرا حصہ ہے Ali wasn't sure it could survive in the wild. تو اب اگر اس جملے کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا یہ جو حصہ ہے having kept the bird in a cage for so long، یہ ایک طرح سے اضافی معلومات ہیں اس پرندے کے متعلق کہ جسے علی نے آزاد کر دیا جنگل میں. اور اہم بات جو ہے یا جملے کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے علی wasn't sure it could survive in the wild. یہ ہے جملے کا مین یا اہم حصہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ پرندہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا جنگل میں. تو اس ایکٹیو سینٹینس کے اندر اصل عمل کرنے والا جو شخص ہے یا جو اس جملے کا موضوع ہے وہ ہے علی، کیونکہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک پرندے کو آزاد کیا اور اب وہ اس کے متعلق کچھ سوچ رہا ہے کہ کیا وہ بچ سکے گا یا نہیں. تو لہٰذا جس چیز پر عمل کیا گیا وہ ہے برڈ، یعنی یہ ہے اس جملے کا آبجیکٹ، کیونکہ علی نے برڈ کو آزاد کیا یا پرندے کو آزاد کیا اور اب وہ اسی کے متعلق سوچ رہا ہے، تو وہ اس طرح سے اس خیال یا جملے کا آبجیکٹ ہے. تو لہٰذا جب اس سینٹینس کو
एक्टिव फॉर्म से पैसिव में तब्दील किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जुमला शुरू हो रहा है द बर्ड के अल्फाज से, और अब पैसिव सेंटेंसेस के अंदर जो है द बर्ड के अल्फाज ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अब इस जुमले में जो सब्जेक्ट है उसे अमल करते हुए नहीं बताया गया बल्कि उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि उसके साथ क्या किया गया था। उसे बहुत अरसे तक पिंजरे में रखा गया था और अब उसे आज़ाद कर देने के बाद उसके बारे में सोचा जा रहा है कि वो वाइल्ड में यानी जंगल में ज़िंदा रह सकेगा या नहीं। और ये बात कौन सोच रहा है? ये अली सोच रहा है जिसने उसे आज़ाद किया था। लेकिन अब की बार लफ्ज़ अली जो है वो जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, यानी अमल करने वाले का जिक्र जुमले में बहुत बाद में आ रहा है। तो इस तरह से ये एक पैसिव जुमला है, क्योंकि पैसिव का मुराद है, पैसिव का मतलब है कि बाद में आने वाली चीज़ या छुपी हुई चीज़। तो अब इस पैसिव सेंटेंस को गौर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द बर्ड हैविंग बीन केप्ट इन अ केज फॉर सो लॉन्ग माइट नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड, थॉट अली। तो अब हम, जैसे कि हमने एक्टिव सेंटेंस के अंदर देखा था, हैविंग केप्ट द बर्ड इन अ केज फॉर सो लॉन्ग, ये हिस्सा जो था ये एक तरह से इजाफी मालूमात थी, और अब यहाँ पैसिव सेंटेंस के अंदर इसे कॉमास के निशान के दरमियान में लिखा गया है। यानी यहाँ भी हैविंग बीन केप्ट इन अ केज फॉर सो लॉन्ग, ये एक तरह से इजाफी मालूमात हैं उस सब्जेक्ट या परिंदे के मुतालिक। यानी अगर जुमले के इस हिस्से को इस जुमले से खारिज कर दिया जाए तब भी ये एक मुकम्मल जुमला होगा। जैसे कि द बर्ड माइट नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड, थॉट अली, यानी परिंदा शायद ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सके जंगल में, अली ने सोचा। अब मुकम्मल जुमले को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। द बर्ड हैविंग बीन केप्ट इन अ केज फॉर सो लॉन्ग माइट नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड, थॉट अली, यानी वो परिंदा जिसे बहुत अरसे तक पिंजरे में रखा गया था, शायद वो जंगल में ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सके, अली ने सोचा। तो लिहाजा इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बहुत ही लंबे और पेचीदा जुमले को कितनी आसानी के साथ एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर लिया। इस बात को आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस के अंदर देखा कि अमल करने वाला शख्स कौन है और वो क्या चीज़ है कि जिस पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि इसका पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए इन दोनों की जगहों को आपस में तब्दील करना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करना होता है। इस तरह से हम लंबे और पेचीदा जुमलों को भी आसानी के साथ एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि वर्ब की फॉर्म में किस तरह तब्दीली आई है। यानी एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की गई थी वो थी हैविंग केप्ट, जबकि पैसिव सेंटेंस में ये बन गई हैविंग बीन केप्ट। तो लिहाजा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगहों को आपस में तब्दील करने के अलावा वर्ब की फॉर्म्स को भी तब्दील करने की ज़रूरत होती है, और इन तमाम बातों को आप इस टेबल की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से समझने के बाद ज़बानी याद कर लें तो आपको जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव में तब्दील करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ जुमलों को पढ़ने और समझने और इसके अलावा उनको लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।